नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी एलिमेंट 3D के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स लेकर के आएँ। एलिमेंट 3D जिसके ऊपर ऑलरेडी 1000 करोड़ ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं और पूरा YouTube भरा हुआ है इनसे। इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फारसी हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। स्टिल आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका डिटेल्ड ट्यूटोरियल पूरा सीरीज़ लेकर के आएँ, क्योंकि आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ये सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई। इसलिए मैं इस सीरीज़ को लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मैं एलिमेंट 3D को डिटेल में समझाऊंगा। इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि इसके बाद मुझे अनरियल इंजन की भी सीरीज़ लेकर के आनी है और माया के ट्यूटोरियल्स भी बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो माया अपने आप में कंप्लीट 3D सॉफ्टवेयर है, इसको सीखने में ही एक 2 साल निकल जाता है लोगों का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे मैं आपको जो है कम से कम समय में सिखा सकता हूँ। और अनरियल इंजन भी कंप्लीट 3D गेम इंजन है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए एक बेस बड़ा ज़रूरी है 3D का, और मटेरियल्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी पहले से होनी चाहिए, तब आप थोड़ा जल्दी उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उसके लिए आफ्टर इफेक्ट जो है ब्रिज का काम करेगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट वैसे मोशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, 2D सॉफ्टवेयर है, बट 3D का बहुत अच्छा ओवरव्यू आपको दे देगा। इसके अंदर एलिमेंट 3D जो है वो आपको 3D स्पेस के बारे में नॉलेज दे देगा, 3D मटेरियल्स कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर समझ में आ जाएंगी। तो आप जो लोग बिल्कुल ही आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया, उनके लिए बहुत अच्छा ये ब्रिज का काम करेगा कि आप इसमें पहले से 3D का ओवरव्यू ले लेंगे। वही सारे प्रिंसिपल हम जाकर के माया में और अनरियल इंजन के अंदर लेटर ऑन यूज़ करेंगे। सो फॉर दैट रीज़न आफ्टर इफेक्ट्स मैं पहले करवा रहा हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, एक्चुअली एलिमेंट 3D। आफ्टर इफेक्ट्स का कंप्लीट कोर्स मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर किसी ने बिल्कुल बिगिनर है आफ्टर इफेक्ट्स में और सारा आफ्टर इफेक्ट्स सीखना चाहता है, तो मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा। वहाँ जाकर के पूरी मेरा 0 to हीरो का आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है, उसको आप कर सकते हैं। और वो सारी वीडियोज़ देखने के बाद आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे। आफ्टरवर्ड आप ये वीडियोस देख सकते हैं एलिमेंट 3D की, जिसके अंदर हम डिटेल में सिर्फ एलिमेंट 3D की बात करेंगे। हालांकि उस सीरीज़ के अंदर भी मैंने बात की है, बट वो सिर्फ 1-2 लेक्चर के अंदर की थी। अब यहाँ पे हम कंप्लीट समझेंगे एलिमेंट 3D के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कैसे आप 3D मॉडल्स को लाइवली बना सकते हैं, मटेरियल्स के थ्रू, लाइटिंग के थ्रू, सब कुछ हम इस सीरीज़ के अंदर सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम लिए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी प्रोजेक्ट विंडो है, इस पर राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन पर मैं क्लिक करता हूँ। फुल HD साइज़ की मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ। आप 4K भी बना सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप कंपोजिशन का यहाँ पर रेजोल्यूशन रखेंगे वो आपका फिक्स हो जाएगा। बाद में अगर आप इसको चेंज करेंगे तो एलिमेंट 3D के अंदर जो भी चीज़ें आपने की हैं वो बड़ी ही अजीब तरीके से स्केल हो जाएंगी, क्योंकि एलिमेंट 3D का खुद का अपना 3D वर्क स्पेस है। उसका स्केल जो है आफ्टर इफेक्ट्स के नॉर्मल स्केल से डिफरेंट है। वो सारा का सारा 3D वर्ल्ड जो आफ्टर इफेक्ट्स का है वो डिफरेंट है और एलिमेंट 3D का डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी आपको सेट करनी है कंपोजिशन की साइज़, वो पहले से सोच लेना और वही सेट करना एंड देन हिट ओके। कंपोजिशन बन गई है। अब यहाँ पर जो है एलिमेंट 3D लगता किस पे है, राइट क्लिक करके आप न्यू सॉलिड ले लीजिए। इसका नाम हम E3D रख देते हैं एलिमेंट 3D के लिए। ओके, सॉलिड के ऊपर एलिमेंट 3D का आपका इफेक्ट लगता है। आप यहाँ पर इफेक्ट पर जाकर के वीडियो कोपायलट पे जाकर के यहाँ से भी लगा सकते हैं। मैंने FX कंसोल नाम का प्लगइन इंस्टॉल किया जो कि फ्री है, वीडियो कोपायलट का ही प्लगइन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से जाकर के FX कंसोल। और मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो इस तरह से ये यहीं पर मुझे ऑप्शन दे देता है। कोई भी मुझे लगाना हो अगर इफेक्ट तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट अगर लिखूँगा तो ये आ जाएगा। मैंने इस पर क्लिक किया और ये यहाँ पर लग गया। अब एलिमेंट 3D जब लग जाता है, यहाँ पर इफेक्ट पैनल में आपको जाके देखना है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको इफेक्ट लगा नजर आएगा। इसमें जो सेटिंग्स है नीचे की सब बाद में देखेंगे। पहली चीज़ हम देखेंगे सीन सेटअप, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आप इसको एक प्लगइन की बजाय अपने आप में एक सॉफ्टवेयर समझिए और इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ये खुल गया। इस इंटरफेस को हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे ऊपर हमारे पास इस टैब के अंदर कुछ बटन्स हैं। इंपोर्ट, इस पर क्लिक करके आप कोई मॉडल इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये एनवायरनमेंट, एक्सट्रूड, ये सब चीज़ें हम बाद में डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये अभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिएट, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक शेप्स हैं, ये आप क्रिएट कर सकते हैं, लाइक स्फीयर, ये क्यूब। इस पर भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बन करके आ जाएगा। और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया देख रहे हैं यहाँ पर एक क्यूब बनकर आ गया। रोटेट करने के लिए मैं लेफ्ट माउस बटन से इसको रोटेट कर पा रहा हूँ। लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो रोटेट हो जाएगा। मिड माउस बटन से ये इस तरह से आप इसको पैन कर पाएंगे और स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट कर पाएंगे। जो भी मॉडल आपने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पर जो शेप मैंने बनाई है क्यूब की, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीन विंडो के अंदर यहाँ पर नजर आ रहा है बॉक्स मॉडल, राइट। और इस बॉक्स मॉडल की जो मैश है यहाँ से सिलेक्ट होगी। अगर इसके ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसका मटेरियल लगा नजर आ रहा है जो इसके ऊपर कलर है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को जो नीचे आ रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अगली आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में। अभी मैंने मटेरियल सेलेक्ट किया हो तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं। अगर मैं मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ तो मॉडल की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो ये बेसिकली आपकी इंस्पेक्टर विंडो जैसा हो गया। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्पेक्टर विंडो होती है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए, चाहे वो मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। अगर बॉक्स का जैसे मैंने मॉडल सेलेक्ट किया तो मैश की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाएंगी, राइट।
तो उस तरीके से यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया तो मैंने ग्रुप की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये आपका सीन विंडो है, जो भी चीज़ें डली हुई यहाँ नजर आएंगी, उनको एडिट करने के लिए प्रॉपर्टीज यहाँ नजर आएंगी। मेन 3D व्यू पोर्ट यहाँ पर है, जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ नजर आएंगी। और इधर है सीन मटेरियल्स और यहाँ पे प्रीसेट रखा हुआ है। यहाँ पे सारे मटेरियल होंगे जो आपके सीन में लगे हुए हैं। फिलहाल सिर्फ एक है डिफॉल्ट, क्योंकि इस क्यूब के ऊपर एक ही मटेरियल लगा हुआ है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक और सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, तो देखने एक और मटेरियल आ गया, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर भी एक डिफॉल्ट मटेरियल लगा हुआ है, राइट। और इनको मूव करने के लिए चीज़ों को किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं सिलेंडर सिलेक्ट है, यहाँ पर बॉक्स मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बाई डिफॉल्ट ही मैनिपुलेटर आएंगे यहाँ पर XYZ एक्सिस में। आप इनको मूव तो कर ही सकते हैं। कंट्रोलर से मैंने वापस कर दिया इसको। दूसरा यहाँ पर इधर बटन रखे हुए हैं, ये मूव का, ये रोटेट टूल, ये स्केल, तो आप इनसे ये सब चीज़ें कर सकते हो। इनके शॉर्टकट हैं WER, W फॉर मूव, E फॉर रोटेशन, R फॉर स्केल। जब मैं प्रेस करता हूँ बटन तो यहाँ पर भी मैनिपुलेटर चेंज हो जाती है। फिलहाल मैं Ctrl+Z प्रेस करके इसको वापस ले आता हूँ। तो यहाँ का इंटरफेस हमने समझ लिया है। ये जो इधर है मॉडल ब्राउजर है, इसके अंदर बेसिकली आपके कुछ ये स्टार्टर पैक पड़ा होगा, इसमें कुछ डिफॉल्ट मॉडल होते हैं। जो भी आपको और मॉडल इंपोर्ट करने हैं, आप यहाँ पर एक लाइब्रेरी बना सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पर नजर आएगा। और एलिमेंट 3D GPU को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपके GPU की डिटेल आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर मेरा RTX 3080 लिखा हुआ है और इसकी VRAM वगैरह लिखी हुई है, तो वो डिटेल्स आपकी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। अब ये सारे पैनल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ऊपर 2-3 बटन ये रह गए हैं। फाइल के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेफरेंसेस। अगर आप प्रेफरेंसेस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपकी प्रेफरेंसेस बनी आ जाएंगी। कुछ आपके मॉडल्स के जो पुराने कैश वगैरह बने होंगे, जैसे 249 MB का कैश बना हुआ है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा स्पेस सेव करने के लिए, तो यह क्लियर कर सकते हैं। बट प्रोजेक्ट जब चल रहा हो आपका तो उस टाइम पे क्लियर ना करें, क्योंकि यहाँ से वो कैश डेटा जो है उसकी वजह से आपकी चीज़ें जल्दी लोड होती हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैप साइज़ लिमिट दे रखी है 2048। इसको आप बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा हाई डिटेल टेक्सचर देखना चाहते हैं। अदरवाइज जो व्यू पोर्ट में आपको नज़र आएंगे वो टेक्सचर 2048 से ऊपर के नज़र नहीं आएंगे, या फिर ये आपको जो है वार्निंग भी मिलेगी कि जब आप उससे बड़ा टेक्सचर लगाएंगे कि ये आपकी मैप साइज़ लिमिट से बड़ा है, तो क्या आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं नहीं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्टकट जो लिखे हुए हैं, ट्रांसफॉर्म शॉर्टकट, तो WER बाय डिफ़ॉल्ट है। W से मूव, E से रोटेट और R से स्केल। इसको आप चेंज करके ERT भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है आपको कौन सा रखना है। मैं WER ही रखूँगा, क्योंकि कॉमनली ज़्यादातर 3D प्रोग्राम्स के अंदर यही होता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंपोर्ट ऑप्शंस हैं, ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट ऑप्शंस आप सेट कर सकते हैं। कोई भी मॉडल आप इंपोर्ट करेंगे तो उसके अंदर आप फिजिकल शेडर यूज़ करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड शेडर यूज़ करना चाहते हैं, उसके नॉर्मल ऑटो नॉर्मल रखना चाहते हैं, या फिर जो नॉर्मल मॉडल के अंदर थे वो लाना चाहते हैं, उसका पिवट सेंटर में रखना चाहते हैं, या मॉडल के अंदर जो ओरिजिनल है वो रखना चाहते हैं, या टॉप बॉटम क्या करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताना था बस ये ऑप्शन एग्जिस्ट करती हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। इसको हम कैंसिल करते हैं फिलहाल के लिए। विंडो पर जाकर के यहाँ पर लेआउट्स की ऑप्शन दे रखी है, रीसेट पैनल लेआउट है। और ये बटन मैं आपको पहले इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग चीज़ें चेंज करने के बाद सोचते हैं ठीक कैसे करें। यहाँ पर जितने भी पैनल हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। जैसे सीन है, इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करके मैं इधर भी ला सकता हूँ, राइट, ये चेंज कर दिया। एडिट को मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ। तो मैंने ये सब कुछ अपने हिसाब से मैं जैसे चाहता हूँ वैसे चेंज कर सकता हूँ। बट ये मज़ा लेने के चक्कर में कई बार ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, फिर आप सोचते हैं कि इसको वापस कैसे करूँ। तो विंडो पे जाकर के रीसेट पैनल लेआउट पे आप क्लिक कर देंगे, वो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और ये 2-3 डिफ़ॉल्ट लेआउट बने हुए हैं। अगर 2 पे क्लिक करेंगे थोड़ा इस तरह का आ जाएगा, 3 पे क्लिक करेंगे इस तरह का आ जाएगा। तो मैं लेआउट 1 पे ही रखने वाला हूँ जो डिफ़ॉल्ट है। बाकी जिसको जैसा सूटेबल लगता है वैसा वो कर सकता है। सजेशन यही है कि इसी पे रख लें जब तक ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ, आप कहीं और ढूंढ रहे होंगे उस चीज़ को, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा ये ड्राफ्ट टेक्सचर की यहाँ पर ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड है। इसको आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप ड्राफ्ट टेक्सचर ऑन रखेंगे तो टेक्सचर क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी विजुअली देखने में, लेकिन उससे आपकी स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी सॉफ्टवेयर की। तो ये हमको दिखाई देगा बाद में जब हम मटेरियल वाली क्लास लगाएंगे। और ये बटन जो यहाँ पर है, इससे आप पूरे व्यू पोर्ट को एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ पे खोला, आप फुल स्क्रीन के ऊपर आप इसको देख सकते हैं, और इसको वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ऊपर एक एरो बना हुआ है, हर विंडो के ऊपर एक एरो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, छोटा सा प्ले टाइप का बटन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको इसकी मिलेंगी। पैनल को मैक्सिमाइज़ करना है तो इस पर क्लिक कर दें, पैनल मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। इस पर वापस क्लिक करके रिस्टोर पैनल साइज़ पे जाएंगे तो वापस छोटा हो जाएगा। ये इससे डिफरेंट है यहाँ पर भी, क्योंकि आप इसको भी यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ये वाला मैक्सिमाइज़ हो गया, साथ में व्यू पोर्ट भी आपको दिखता रहेगा। इसको मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ से आप रिस्टोर पैनल साइज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये सब बेसिकली इतनी काम आने वाली चीज़ें नहीं है, बट आपको एग्जैक्टली बताना था, मुझे सारा ओवरव्यू दिखाना था, तो मैंने आपको दिखाया है वो। और प्रीसेट्स हैं यहाँ पर कुछ, जैसे सीन मटेरियल मैंने बताया था आपको 2 मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट आए हैं। प्रीसेट के अंदर आपको कुछ मटेरियल्स बने हुए मिल जाएंगे पहले से। इस टाइप के कुछ मटेरियल ये डिफ़ॉल्ट होते हैं एलिमेंट 3D के अंदर। यहाँ से आप
डायरेक्टली ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे गोल्ड मटेरियल है, मैं इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर देता हूँ सिलेंडर के ऊपर। ये मेटल डिफ्यूज है, इसको मैं क्यूब के ऊपर डाल देता हूँ। तो कुछ डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स को आप डायरेक्टली यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट्स यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएंगे बेसिक, ये साथ में आते हैं इसके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पर कुछ लाइटिंग के ऑप्शन है, इनको आप चेंज करके देख सकते हैं। लाइटिंग में कुछ डिफरेंस आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं वापस सिंगल लाइट पे ही कर देता हूँ। ये सब लाइटिंग की क्लास में अंदर हम डिटेल में समझेंगे। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जब व्यू पोर्ट पे आप हैं और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके माउस लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये बेसिकली सिलेंडर रोटेट नहीं कर रहे, लाइटिंग रोटेट कर रहे हैं सिलेंडर ग्राउंड। तो उसकी वजह से जो भी रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है वो चेंज हो रही हैं। और ये लाइटिंग चेंज कैसे हो रही है, यहाँ पर एनवायरनमेंट का एक बटन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर एनवायरनमेंट, और साथ में एक चेक बॉक्स है। इसको अगर मैं टिक करता हूँ तो ये एनवायरनमेंट आपको दिखाई देने लग गया। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये इस तरह की HDRI लगी हुई है जिससे कि लाइटिंग आ रही है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करता हूँ तो पूरा एनवायरनमेंट आपको रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइटिंग में क्या फ़र्क आने वाला है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये व्यू करने के लिए कि कैसे ऑब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल लगे हुए हैं, काफ़ी हैंडी चीज़ है। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। बेसिकली इसके अंदर मैंने आपको ये सब चीज़ें दिखा दी हैं। आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो क्यूब है और सिलेंडर है ये आधे ग्रिड से नीचे हैं। उसका रीज़न ये है कि इनका सेंटर जो है उसके ऊपर पिवेट लगा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ ग्रिड से ऊपर आए तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और अलाइनमेंट पे जाऊँगा, यहाँ पर बॉटम पे क्लिक करूँगा तो बॉटम के ऊपर इसका पिवेट चला जाएगा, राइट। तो जहाँ पे पिवेट होगा वो 0 0 के ऊपर आएगा यहाँ पर। इसी तरह से मैं सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सिलेंडर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। या तो मैं यहाँ पर जाकर के सिलेंडर के ऊपर इधर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट होगा, इधर से सिलेक्शन ले सकते हैं। या अगर आपको व्यू पोर्ट में डायरेक्टली सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करके फिर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको भी मैं राइट क्लिक करके अलाइनमेंट पे जाकर के बॉटम कर सकता हूँ। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन है कि यहाँ पर जो है अलाइनमेंट का बटन है। अभी मैं अगर इसको मूव कर रहा हूँ तो देख रहे हैं आप मेरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इस बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्टिवेट हो गया है। अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा मैनिपुलेटर मूव कर रहा है। तो इससे क्या है कि मैं कहीं पे भी अपनी मर्जी से कस्टम जगह पे प्लेस कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ कहीं पे और तरीके से इसकी मैं मूवमेंट चाहता हूँ, ऐसा कुछ जगह पे मैं चाहता हूँ इसका, जो कि मुझे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के अंदर ना मिल रहा हो। और ये करके मैं इसको छोड़ूंगा, यहाँ पर मतलब बटन को दोबारा प्रेस करूँगा तो ये इस जगह पर इसका पिवट सेट हो जाएगा। अगर मैं घुमाऊंगा वगैरह तो ये सब इस पॉइंट से होगा, राइट। तो ऐसे आप कस्टम भी इसको बना सकते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ और इसको सेंटर में ले आता है। बाकी राइट क्लिक करके अलाइनमेंट और बॉटम भी कर सकते हैं जैसा हम देख रहे थे यहाँ पर। तो दोनों की दोनों सरफेस के ऊपर आ गए हैं। इस सब के अलावा जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें एक ऑप्शन ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड का। अगर मुझे पीछे वाइट करना है, रेड करना है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रे होता है वो काफ़ी वैसे ठीक होता है। बट कोई ऑब्जेक्ट आपकी सेम कलर की आ गई, आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप चेंज कर सकते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बटन जो है ये है मॉडल सेंटर करने का। मान लीजिए मैंने दूर चला गया हूँ और यहाँ पर आकर के मैंने जो मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है और फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उस मॉडल को सेंटर में ले आएगा। बाकी यहाँ से अगर आप Z प्रेस करते हैं तो उससे भी आप यही चीज़ अचीव कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ और Z प्रेस करता हूँ तो ये इसको सेंटर में ले आएगा। बेसिकली ये फ्रेमिंग के लिए है, तो आप इधर से भी क्लिक कर सकते हैं और आप Z प्रेस करके भी इसको फ्रेम कर सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट की हुई है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडल ग्रुप फोल्डर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें आपको वर्टिसेस नज़र आ रही हैं और फेसेस नज़र आ रहे हैं, वो पूरे फोल्डर के नज़र आ रहे हैं आपको इसके अंदर जितने ही मॉडल हैं। अगर मैं सिर्फ सिलेंडर पे मान लीजिए 684 फेसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ सिलेंडर मॉडल पे क्लिक करता हूँ तो 480 फेसेस सिलेंडर के हैं। अगर बॉक्स मॉडल पे क्लिक करता हूँ तो 204 फेसेस इसके हैं बॉक्स के। तो 204 प्लस 480 ये आपका जुड़ करके बन जाएगा 684, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखती रहती है। बाकी अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यूइंग ऑप्शंस हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो शो इन्फो है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। शो AO को अगर आप क्लिक करते हैं तो एम्बिएंट ओक्लूजन आपको यहाँ पर नजर आएगी। इसको बाय डिफॉल्ट जैसे भी रहने दीजिए, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्शन वगैरह जो है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट ये चीज़ें अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती इस व्यू पोर्ट के अंदर, तो इसलिए आपको यहाँ पर फर्क नहीं पता लगेगा। हाँ, ग्रिड जो है ग्रिड को आप ऑफ कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको ग्रिड इरिटेट करती है तो इसे ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऑन कर सकते हैं। गिज़मोस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। कई बार आपको देखना होता है बीच में अड़चन डल रही होती है गिज़मो से, तो गलती से कभी ये हो जाए और बाद में आप ढूंढते हैं कि ये मैं WER प्रेस कर रहा हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, तो आप यहाँ पर जाकर के गिज़मो को ऑन कर सकते हैं, राइट। अब मैं ये सब कुछ कर देता हूँ डिलीट। व्यू पोर्ट को कर लेते हैं खाली। व्यू पोर्ट खाली हो गया है। अब इसको अगर मुझे रीसेट करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर रीसेट व्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हो गया है रीसेट। इसके अलावा अगर मुझे कोई मॉडल इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा और ये एक मॉडल मेरा यहाँ पर खुद का फेस स्कैन पड़ा है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ओके, थोड़ा सा ये हैवी है। यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गई जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी। आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं चीज़ों को।
तो यहाँ पर फिजिकल शेडर, स्टैंडर्ड शेडर, 2 शेडर हैं। हम फिजिकली इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फिजिकल शेडर जो हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको देते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है PBR मटेरियल्स के ऊपर। PBR स्टैंड्स फॉर फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग, तो ये उसी पाइपलाइन का पार्ट है। तो हम फिजिकल शेडर ही इस्तेमाल करेंगे। पहले आप वो PBR वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगी टेक्सचर कैसे काम करते हैं। उसके आगे मैं इस सीरीज़ के अंदर भी एक स्पेसिफिकली क्लास लेकर के आऊँगा जिसमें PBR मटेरियल्स को इस्तेमाल करना सिखाऊंगा एलिमेंट 3D के अंदर। तो हम इसको ऐसे रखेंगे। बाकी सारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही चल जाती हैं। अगर कभी आपका मॉडल इंपोर्ट होकर के कुछ के ऊपर दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं, कुछ ऊटपटांग सा मॉडल आ रहा है, सही से टेक्सचर नहीं आ रहे, तो आप यूज़ ऑटो नॉर्मल की ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि बेसिकली इसकी नॉर्मल्स खुद कैलकुलेट करेगा एलिमेंट 3D और वो चीज़ आपको ठीक नज़र आ जाएगी। रेयर केस में ऐसा होगा, वैसे तो आपको सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रखना है। ये सारे मैप बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑन है, इनको बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बम्प मैप के अंदर आप अगर चाहते हैं तो नॉर्मल करना, नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल मैप आपका आ जाएगा। बम्प रखना है, बम्प पे रख सकते हैं। जो भी आप मैप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्स अलाइनमेंट का जो है पहले से ही मॉडल जो है वो बॉटम सेंटर कहाँ पे आना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में भी चेंज हो जाती हैं, तो इतना इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत भी हो गया तो आप इसको ओके क्लिक कर दें, बस जो भी डिफ़ॉल्ट है आपका मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। अभी मॉडल का स्केल साइज़ बहुत छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर नीचे जो मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर विंडो, उसके अंदर कुछ ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको स्केल कर सकते हो। दूसरा जो है R प्रेस करके तो मैं इसको स्केल कर ही सकता हूँ। जो भी अंदर की ऑप्शंस हैं ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में, तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उनकी। मैंने अपने स्कैन फेस को थोड़ा सा स्केल कर दिया है। मैं चाहता हूँ इसका पिवट जो है बॉटम पे हो, तो मैं अगेन राइट क्लिक करके अलाइनमेंट बॉटम करता हूँ, तो ये मॉडल यहाँ पर आ गया है। और मटेरियल इसके ऊपर जो लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट ये मटेरियल आया है साथ में। तो ये डिफ्यूज़ पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार और यहाँ पर टेक्सचर कॉल करवा देता हूँ। ये सब मैं बताऊँगा आपको डिटेल में दोबारा, तो अभी अगर मिस भी हो रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। जस्ट दिखाने के लिए मैंने टेक्सचर कॉल कर लिया है, वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि डिफ्यूज़ कलर इज़ ब्लैक। इसको मैं वाइट कर देता हूँ। अगेन सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। तो टेक्सचर यहाँ पर लग गया है। ड्राफ्ट टेक्सचर को मैं ऑफ कर रहा हूँ ताकि मुझे डिटेल नज़र आए। आफ्टरवर्ड्स इसके ऊपर अभी भी लाइटिंग का जैसे असर हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका इल्यूमिनेशन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यूज़ डिफ्यूज़ कलर एंड देन इसको थोड़ा राइज कर देते हैं यहाँ पर। और ये थोड़ा मेरा फेस स्कैन इस तरह का आपको नज़र आने लग गया है, दैट इज़ फाइन। इसकी हम ग्लॉसीनेस और ये स्पेकुलर मल्टीप्लाई सब ख़त्म कर देते हैं। तो ये मेरा फेस स्कैन यहाँ पर आ गया है और अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये जो भी मैंने यहाँ पर कॉल करवाया था यहाँ पर ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, आप इसको भी नीचे ला सकते हैं। बाकी हम जो सेटिंग्स हैं इसकी, इसको कैसे मैनिपुलेट करना है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम राइट क्लिक करके न्यू कैमरा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जैसे मेरा 35 है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 35 रखता हूँ, अगर चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 24 कर देता हूँ और वाइड कैमरा एंगल हो जाएगा। इसको मैं ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कैमरा आ गया। अब कैमरा को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर 3 बटन दिए हुए हैं, इससे आप कर सकते हैं। या तो आप सिंपली C प्रेस करें, एक ही ऑर्बिट टूल आ जाएगा, इससे आप रोटेट कर सकते हैं कैमरा को ऐसे लेफ्ट राइट। जब आपका कैमरा टूल एक्टिव है, इसी टाइम पे अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये आप देख रहे हैं साइन चेंज हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद आप मिड माउस बटन से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से उसको नीचे ला सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे और देखें फिर से ये एंकर पॉइंट टाइप का आ गया। अब ये जूम इन जूम आउट यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ये जो है वाइड कैमरा एंगल है, इसलिए फेस मेरा ऐसा लग रहा है आपको। चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे एक कैमरा एंगल हमारा ये हो गया, मैं पूरा का पूरा फेस जो है फ्रेम में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, सर से लेकर के यहाँ पर थोड़ी तक का, चिन तक का। अब मैं न्यू कैमरा बनाता हूँ एक और, ये भी आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। एक और मैंने कैमरा बनाया, कैमरा 2, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 200 mm और मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पे। कैमरा 1 को मैं फ़िलहाल के लिए ऑफ़ करता हूँ, कैमरा 2 पे मेरा फोकस है। और अब मैं फिर अगेन नीचे लेके आऊँगा इसको और मैं उतना ही पोर्शन लाने की कोशिश करूँगा चिन से लेकर के बाकी बालों तक का। तो ये मेरा 200 mm वाला कैमरा है। अब मैं इनको साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 1 व्यू है, इसको मैं 2 व्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ और जो ये तो मेरा ठीक है, इस वाले व्यू पे आकर के मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कैमरा 1। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा कैमरा 1 है और ये कैमरा 2 है। ये 24 mm है, ये 200 mm है, सेम मॉडल है बट दोनों कितने डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है फोकल लेंथ का डिफरेंस से ये ऐसी चीज़ क्रिएट होती है। अगर वाइड एंगल कैमरा होगा तो आपको चीज़ें जो है डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगी बहुत ज़्यादा। और अगर आपका लॉन्ग लेंस होगा, जैसे 200 mm पे आप चले गए हैं, उसके ऊपर जो है आपको चीज़ें इस तरह की नज़र आएंगी। तो ब्यूटी शॉट्स के लिए अगर आप 200 mm यूज़ करेंगे, रियल लाइफ के अंदर भी आप फोटोग्राफी जो करते हैं
तो आपका जितना फोकल लेंथ लंबी होगी उतना आपको एक तो सब्जेक्ट से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन उतना ही आपका सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएगा, क्योंकि जैसे बाल यहाँ से भर भर के आ गए हैं बाहर को, शेप जो है फेस की वो सही नज़र आ रही है। इस केस में जो है फेस बड़ा ही डिस्टॉर्टेड नज़र आ रहा है। तो आपको ये लगेगा कि हमेशा 200 mm शूट करना चाहिए, नहीं ऐसा हमेशा हो नहीं पाता, क्योंकि कई बार आपको इतना दूर जाना पड़ता है। आप मान लीजिए रूम के अंदर शूट कर रहे हैं तो पीछे दीवार आ जाएगी, उससे ज़्यादा आप दूर नहीं जा पाएंगे, राइट। और कुछ केसेस में हम जानबूझ के वाइड रखते हैं, जैसे मुझे कोई बड़ा ही ऐसा मोमेंट दिखाना है जिसके अंदर कैरेक्टर जो है, हमारा एक्टर जो है वो पूरा परेशान है और एकदम साइकोटिक मोड में चला गया, जैसे इविल डेड के अंदर आपने देखा होगा, तो बहुत ही कैमरा को पास ले आते हैं फेस के और वाइड एंगल लेंस रख करके उसको बड़ा डिस्टॉर्टेड दिखाते हैं, ताकि वो लगे कि वो पूरा क्रेजी है इस टाइम पे जो कैरेक्टर एक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों कैमरा फोकल लेंथ जो है अलग अलग तरह की जो मूड्स को कन्वे कर सकती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को दिखा सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको रोटेट करके भी दिखा देता हूँ कि कितना फ़र्क है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फोकल लेंथ से। तो एलिमेंट 3D की क्लास तो चली रही है, साथ में थोड़ी बहुत सिनेमेटोग्राफी की भी हम बात बीच में करते रहेंगे। ये हमारा क्लियर है। अब मैं वापस से जो है 2 व्यूज़ से 1 व्यू में आ जाता हूँ। कैमरा एंगल 2 ही रख लेते हैं हम, कैमरा एंगल 1 को डिलीट कर देते हैं, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का मेरा मॉडल फेस स्कैन है, और यहाँ पर ये प्रॉपरली बाल वगैरह स्कैन नहीं है, प्रॉब्लम आई है ऊपर, जो फेस है वो मेरा ठीक स्कैन हो गया। तो इंटरफेस में हमने समझ लिया सब कुछ, कहाँ पे क्या क्या है एलिमेंट 3D के अंदर, कैसे मॉडल इंपोर्ट करना है, कैसे बेसिक शेप्स बनानी है स्फीयर वगैरह टाइप की, और बेसिकली कहाँ पर क्या चीज़ों की प्लेसमेंट है वो सारा हमने आज समझ लिया है। अब आप थोड़ा सा इसके साथ फेमिलियर हो जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्चुअली जो है आगे की चीज़ें समझना शुरू करेंगे, जैसे कि लाइटिंग हो गया, मटेरियल हो गया, इन चीज़ों के ऊपर बढ़ेंगे। इस क्लास में मेरा मेन फोकस यही था कि पूरा आपको व्यू पोर्ट वगैरह क्लियर हो जाए, कहाँ पे क्या है इंटरफेस के अंदर, कैसे आप पिवट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो सारे मैंने बेसिक टूल्स आपको बता दिए हैं, और बाकी जो भी डिटेल चीज़ें हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, मटेरियल वगैरह डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मिस ना हो। बहुत से लोग मेरा चैनल देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते तो हो ही, सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार राइट। बाकी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर जाकर के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।